आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स के डेफिनेशन से। देखिए, मैट्रिक्स का प्लूरल जब हम लोग लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में कुछ नहीं होता, ये अरेंजमेंट्स होते हैं, नंबर्स के अरेंजमेंट होते हैं, जो कि रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और ये जो अरेंजमेंट है वो रोज और कॉलम्स के रूप में होता है, और सिंबल लिखते हैं ऐसे, ये, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा। यूजुअली हम लोग इस वाले सिंबल को यूज करेंगे, और अगर इसके अंदर जो नंबर्स हम लोग लिखेंगे उनको बोलेंगे एंट्रीज, या बोलेंगे मेंबर्स, या बोलेंगे एलिमेंट्स। तो अगर मान लीजिए हम लोग नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं इसी तरह से रो और कॉलम के रूप में, तो कुछ मान लीजिए इस तरह का अरेंजमेंट मैं लिख रहा हूँ। कुछ नंबर्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ, 3 1 0 2 0 -3 1 4 0 1 2। देखिए, इसमें इस वाले को, इसको हम लोग पढ़ते हैं रोज। तो ये इसमें टोटल मिलकर के 3 रोज हैं। इनको अगर हम लोग कहें तो रो 1 कहा जा सकता है, इसको रो 2 कहा जा सकता है, और इसको रो 3 कहा जा सकता है। इसी तरह से जो वर्टिकल होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। कॉलम के एलिमेंट्स हो गए 2 2 4 3 0 0 1 -3 1, इसी तरह से 0 1 2। इनको हम लोगों ने कह दिया कॉलम 1, इसको कह दिया कॉलम 2, इसमें कह दिया कॉलम 3, इसको कह दिया कॉलम 4। देखिए, इसमें क्लियरली आप एक चीज देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, या मेंबर्स कितने हैं। तो ये जितने रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं उनके प्रोडक्ट के रूप के इक्वल है। 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो टोटल मिलकर के इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में अगर 5 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, एंट्रीज होंगे, वो 50 होंगे। अब देखिए, अब जब ये अरेंजमेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, प्रॉपर वैल्यू नहीं होता। आगे डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे उसका यूनिक वैल्यू होता है। फिलहाल हम लोग ये समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है। जैसे आप समझो कि एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जा रहे हो, आपका को सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ बैठ जाते हो। वैसे ही एंट्रीज हैं, ये एक अरेंजमेंट में बंधे हुए हैं। अब इसके बाद इस अरेंजमेंट का कैसे क्लासरूम में आप कहते हो कि भाई 3 बेंच लगा हुआ था, हर बेंच पर 2 बच्चे थे, इस तरह से, तो उसका हम लोग रूम का साइज बोलते हैं कि रूम का साइज ऐसा था। वैसे ही यहाँ हम लोग अगर कहेंगे मैट्रिक्स का साइज या ऑर्डर, ऑर्डर पढ़े या साइज पढ़े, दोनों एक ही बात है। तो इससे मतलब होगा कि उसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो अभी मान लीजिए कि जो एग्जाम्पल हम लोग इस तरह का लें, इस तरह का, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 रोज हैं, 1 रो 2 रो, और इधर 3 कॉलम्स हो गए। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है या साइज क्या है, तो हम लोग इसके रोज और कॉलम को इस तरीके से लिखेंगे। 2 पहले रोज लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज, और इनटू का सिंबल देंगे और लिखेंगे कॉलम्स का नंबर, कितने कॉलम्स हैं, और इसको पढ़ेंगे 2/3, है ना। 2/3 कैसे रूम का साइज बताते होगे, 10/12, मतलब 10 फीट लंबा है, 12 फीट चौड़ा है, लाइक दैट। ये भी तो साइज ही है कि इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 6 हो जाएगा, 2 3 6। अब इसमें हम लोग थोड़ा और भी नेमिंग सीखते हैं कि क्या बोलेंगे। तो जैसे मान लो कि इस वाले नंबर को कोई बोलना चाहे तो क्या बोलेगा। ये पहले रो का है, फर्स्ट रो में है, और कॉलम भी फर्स्ट है, एंड फर्स्ट कॉलम है। तो हम लोग इसको बोला करेंगे 1/1th एलिमेंट। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई इसके बारे में पूछेगा, तो ये देखो सेकंड रो में है, देख रहे हो, ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो का एलिमेंट है, और कॉलम नंबर भी सेकंड है, तो हम लोग कहेंगे सेकंड कॉलम। तो यहां अगर हम लोग इसको कहना चाहें तो 2,2th एलिमेंट बोल सकते हैं। इसी तरह एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ -1 को, तो -1 जो है वो सेकंड रो में है, तो सेकंड रो का एलिमेंट है ये, और कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट, एंड कॉलम 1 का है।
तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2 कॉमा, पहले रो नंबर लिखेंगे 2 कॉमा 1th एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस ढंग से अगर देखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको और भी सिंबॉलिकली छोटे रूप में लिख सकते हैं इससे भी बचने के लिए। ए लिख दिया या बी लिख दिया या सी, कुछ भी जो मन में आए सो। ए लिख दिया और उसके नीचे रो और कॉलम नंबर लिख देंगे, पहले रो नंबर। तो इस 2 वाले को इसके लिए हम लोग लिख देंगे 11, इसके लिए लिख देंगे A22, इसके लिए लिख देंगे A21। आप चाहो तो इसके बदले में आप लिख सकते हो B11 भी, B22 भी, मतलब A और B कोई ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, वो केवल बता रहा है कि एक एलिमेंट है जो इस प्लेस पर है। किस प्लेस पर है भाई? तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पर है। ओके, सो आपने समझ लिया कि ऑर्डर या साइज क्या होता है। कभी कभी हम लोग ऑर्डर और साइज को इसके बगल में भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं 2,2/3, मतलब इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा अच्छा करता है, इसलिए यूजुअली हम लोग लिखा करते हैं। देखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को हम लोग इक्वल तब कहेंगे जब उसका साइज इक्वल हो। मतलब ध्यान में रखना है आपको, जब भी कभी हो इक्वालिटी तो पहले कंडीशन की बात करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। तो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी होगा ये कि बोथ द रोज, बोथ द मैट्रिसेस should have सेम ऑर्डर। देखो बेटा, ये जो सेम ऑर्डर है इसके लिए एक हमारे पास वर्ड है कि हम लोग कह सकते हैं दे शुड बी, दे शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, या तो लिखेंगे ऑफ सेम ऑर्डर या लिखेंगे दे शुड बी कॉन्फर्मेबल। ठीक है, कॉन्फर्मेबल वर्ड का मतलब हम लोग समझेंगे ऑफ सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर का जब होगा तभी इक्वालिटी करेंगे, अदरवाइज नहीं। और इक्वालिटी के लिए केवल ऑर्डर ही नहीं होना चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है x 2 4 5 -1 और y। दूसरा मैट्रिक्स अगर हम लोग ले लें इस तरह का जिसमें एलिमेंट हो 2 5 1 6, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, इसलिए कि इसका ऑर्डर जो है ये है 2/3 और इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रो और 2 कॉलम, तो ये कभी इक्वल नहीं होंगे। लेकिन मान लो कि दो ऐसे मैट्रिसेज हैं जिनके ऑर्डर भी सेम है, जैसे x + y 3 2 4 इज इक्वल टू 5 3 2, और मान लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2x + 1। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। x + y मस्ट बी इक्वल टू 5, 3 मस्ट बी इक्वल टू 3, 2 मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड 4 मस्ट बी इक्वल टू 2x + 1। जहां से हम लोग चाहें तो इनका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये हम लोग फाइंड कर लें कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और इसको इसमें पुट कर दें, तो x का वैल्यू पुट करने के बाद y का वैल्यू हो गया 5 - 3/2 10 - 7/2। जो भी हो, कहने का मतलब ये कि इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो, मतलब वो कॉन्फर्मेबल हो, और सेकेंडली उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सपोज करो कि यहाँ हम लोगों के पास ऐसा होता, 2 के बदले में मान लो लिख दिया होता यहाँ पर 3, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा होता कि 2 इज इक्वल टू 3, तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो हम कहते कि these two matrices are not equal. Okay, so for equality their corresponding elements should also be equal. चलिए इसके आगे हम लोग और भी जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को रिकलेक्ट करें। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के टाइप मतलब साइज के अकॉर्डिंगली। तो पहला हम लोग कह रहे हैं रो मैट्रिक्स। रो नाम सुनते ही लगता है कि एक रो में बच्चों को बैठा दिया गया, तो रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक बेंच लगा हुआ उसमें 5 बच्चे बैठ गए तब भी एक रो में कहलाए, एक बेंच लगा हुआ उस पर
10 बच्चे बैठ गए तब भी एक रो में कहलाया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कहने का मतलब इसमें कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा, 3 1, इसमें एक रो है, कॉलम 3 है, ये भी रो मैट्रिक्स हुआ। मान लो कि 2 1 ये है जिसमें एक रो है और 2 कॉलम है, एक कॉलम दो दूसरा कॉलम। या फिर केवल ऐसा मैट्रिक्स है 1, इसमें देखो एक रो है और एक कॉलम है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, फिर भी इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। ध्यान रहे, डेफिनेशन से अलग कोई दिमाग नहीं लगाना है। डेफिनेशन में कहा जा रहा है देयर शुड बी ओनली वन रो, तो केवल हम चेक करेंगे कि वन रो है कि नहीं। तो रो मैट्रिक्स इसी का दूसरा नाम है रो वेक्टर। ओके, सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, रोज कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वन कॉलम होना चाहिए, ओनली वन कॉलम। तो इसमें इस तरह का होगा 2 3 1। देखिए इसमें 3 रोज हैं, एक रो, दो रो और ये थर्ड रो, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है। तो 3 सॉरी पहले हम लोग लिखते हैं रोज, रोज का नंबर लिखते हैं, तो रो हो गया 3, कॉलम हो गया 1। तो अगर कॉलम 1 है तो हम लोग कहेंगे इसको कॉलम मैट्रिक्स। ये भी कॉलम मैट्रिक्स हुआ जिसमें 2 रोज और 1 कॉलम है। अभी अभी जो हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल देखा था उसी तरह का एग्जाम्पल कि अगर इसके बारे में कहा जाए तो इसका ऑर्डर है 1 बाई 1, तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नहीं आप सोचिएगा कि रो वाला कॉलम कैसे हो गया, कॉलम वाला रो कैसे हो गया, नेवर बॉदर अबाउट दैट। ओके, आगे देखते हैं। देखिए इसी तरह से सिंगलेटन मैट्रिक्स, अगर उसमें केवल वन एलिमेंट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलेटन मैट्रिक्स। मतलब कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये 1 बाई 1 का है, तो इसका एक नाम हो गया सिंगलेटन, एक एलिमेंट वाला। अब आप इसको कहोगे कि सर इसको तो हम लोग रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, तो हाँ आप कह सकते हैं। इसी तरह से नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। मतलब A इज इक्वल टू ए आई जे। मान लीजिए कि m बाई n मैट्रिक्स है, मतलब इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, और इसका जो एलिमेंट है वो ए आई जे का मतलब आई जेथ एलिमेंट, आई जेथ एलिमेंट। कहने का मतलब कि आई का वैल्यू अगर 2 ले लिया, जे का वैल्यू 3 ले लिया, तो ये वाला एलिमेंट हो गया। इसका मतलब हुआ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ओके, मान लो कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे एलिमेंट जीरो हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। मतलब ऐसा कि मान लो कि 0 0 है तो ये जीरो मैट्रिक्स कहलाया, या फिर ऐसा है 0 0 0 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स हो गया। या हम लोग कहें 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स हो गया। केवल एक वाला लिया तो सिंगलेटन भी हो गया, रो भी हो गया, कॉलम भी हो गया, लेकिन अच्छा नाम इसका हो गया जीरो मैट्रिक्स। जैसे एक आदमी के कई नाम होते हैं लेकिन सिचुएशन वाइज उसका एक जो है मोस्ट सुटेबल नाम होता है, तो ऐसे ही यूजुअली हम लोग इसको जीरो मैट्रिक्स कहा करेंगे या नल मैट्रिक्स कहा करेंगे। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में, जिसको हम लोग एकदम स्पेशल कैटेगरी का रखते हैं, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स का नाम मैंने रख दिया शॉर्ट में ए आई जे, तो इसके रोज और कॉलम्स इक्वल इक्वल होने चाहिए। मान लो n रोज है तो कॉलम भी n ही होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए होने के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स 1 बाई 1 हो सकता है, 2 बाई 2 हो सकता है। जैसे 1 बाई 1 का एग्जांपल ये हो गया 1 बाई 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 बाई 2 का 2 1 3 0, ये 2 बाई 2 का हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग 3 बाई 3 का कहें 3 1 0 1 0 9 माइनस 2 1 0, ये 3 बाई 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर ऐसा कुछ है जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए अगर हम कह दें कि कोई एक आदमी पूछ बैठे आपको ऑब्जेक्टिव में कि एक इस तरह का, अब मैंने बी आई जे लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हम लोग ए आई जे भी लिख सकते हैं। और किसी ने लिखा कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर किसी ने जैसे ही ये कहा तो वैसे ही हमको समझ जाना है कि एम मस्ट बी इक्वल टू एन। ओके, कुछ और थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसलिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हमारे पास बहुत बार आने वाला है। मान लीजिए देखिए पढ़ाई होने के लिए तो हो सकता है 1 बाय 1, 2 बाय 2, 3 बाय 3, 4 बाय 4, 5 बाय 5, n बाय n, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 बाय 3 मैक्सिमम है। तो चलिए 3 बाय 3 का अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ जो एलिमेंट होगा पहले रो पहले कॉलम का होगा, यहाँ जो एलिमेंट होगा पहले रो दूसरे कॉलम का होगा, यहाँ पर होगा पहले रो और तीसरे कॉलम का। इसी तरह से ये दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये दूसरे रो दूसरे कॉलम, ये दूसरे रो तीसरे कॉलम। इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। देखिए ऑर्डर साइड में लिखना इसेंशियल नहीं है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, तो इसमें एक खास बात गौर किया आपने कि इसमें एक डायगोनल मिलता है। डायगोनल तो 2 मिलते हैं, इधर वाला भी मिलता है, ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स में हमारे लिए लेस यूजफुल है, इसलिए हम लोग इसको डायगोनल के रूप में ना देखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल। देखिए दूसरे वाले का भी नाम है ऑफ डायगोनल बोल सकते हैं, ऑफ डायगोनल, या हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सिलियरी डायगोनल, लेकिन ये सब बेकार है हमारे लिए। आप इसके नाम पर बहुत फोकस नहीं कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। लीडिंग डायगोनल को हम लोग सिंपली डायगोनल भी बोलेंगे, मतलब कोई भी अगर हमसे बोलता है डायगोनल तो हम लोग समझेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को देखिए, तो इसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है। पहले रो पहले कॉलम का है एलिमेंट, दूसरे रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, या तीसरे रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। मतलब यहाँ आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है, यहाँ आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू भी 2 है। सिमिलरली इस तीसरे वाले में आई और जे दोनों 3 है। तो आपने क्या देखा, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर हमको बताना हो तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ए आई आई, ए जे जे, ए के ऐसे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू जे। ऐसा करने से या तो हम ऐसे लिख दें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को, या ऐसे कर दें। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि उनका रो नंबर कॉलम नंबर सेम होगा। अब थोड़ा उसके ऊपर वाले एलिमेंट पर नजर डालिए। इसमें आप क्या देख रहे हैं, रो नंबर जिसको हम लोग आई बोला करते हैं, ये कॉलम नंबर जिसको हम जे बोलते हैं उससे कम है, 1 2, 1 कम है 2 से, 1 3, 1 कम है 2 से, 2 3, 2 कम है 3 से। लेकिन जैसे ही आप लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को अगर आप देखते हैं, तो इसमें रो नंबर जो है वो अधिक है कॉलम नंबर से। इक्वल किस में है, लीडिंग डायगोनल में। कम किस में है, तो लीडिंग डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट में। अधिक किस में है, लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को। तो जब भी कभी हमको बताना होगा कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट लेना है, तो हम बताएंगे आई इज लेस देन जे, मतलब रो नंबर इज स्मॉलर देन कॉलम नंबर। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स जो कि अभी हम लोगों ने कहा यहां से शुरू होता है। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हमको ये देखना है, मैं 3 बाय 3 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 बाय 2 भी ले सकते हैं। तो इसमें जो लीडिंग डायगोनल जो है वो तो कुछ होगा, उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन लीडिंग डायगोनल के अपार्ट फ्रॉम लीडिंग डायगोनल जो भी होंगे वो सभी जीरो होंगे। जैसे 0 0, ये 0, ये 5 रखा मैंने, यहाँ 0, यहाँ मान लो कि मैंने 0 रखा, यहाँ 0 और यहाँ भी 0। तो आपने क्या देखा कि ये जो लीडिंग डायगोनल है इसमें हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं कि 0 है कि नहीं है, लेकिन लीडिंग डायगोनल के ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर n बाई n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम लोग कहें कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब कि रो नंबर कॉलम नंबर इक्वल नहीं है। रो नंबर कॉलम नंबर इक्वल नहीं होने का मतलब लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 होने चाहिए। देखिए इसमें एक बात पर फोकस कीजिए, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल में 0 है या नहीं है डजेंट मैटर। सिंपली याद रखिएगा कि जो लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट नहीं है वो 0 होगा। लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट 0 होगा कि नहीं होगा
इस पर हम लोग कोई ध्यान नहीं देंगे, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो कि ये मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो है और लीडिंग डायगोनल के को छोड़ करके जो एलिमेंट है वो भी जीरो है। तो लीडिंग डायगोनल में दोनों जीरो हो या मान लीजिए एक जीरो एक 10 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल में जो नहीं है, केवल उस एलिमेंट के बारे में कह रहे हैं कि वो जीरो होना चाहिए। ओके, इसी तरह से हम लोग और नेमिंग कर रहे हैं, ये नेमिंग है, इसको आपको रटना नहीं है, ये हेयर एंड देयर आता रहेगा जिससे आप सीखते रहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए तो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मान लीजिए मैं 3x3 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए। क्लियर? तो ये होने चाहिए ऐसा, लेकिन इसमें खास बात होना चाहिए कि इसके पहले जो है हम लोग जब डायगोनल मैट्रिक्स बोले थे, तो उसमें लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट क्या है इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं कि लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट हमेशा सेम होगा, जो भी होगा, 4 है तो 4 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 0 है तो 0 ही होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज सारे एलिमेंट जीरो होंगे, अपार्ट फ्रॉम दीज सारे एलिमेंट जीरो होंगे, मतलब ये ये सिंबॉलिकली अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए नाम का अगर कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एलिमेंट वाला, n बाई n ऑर्डर का, तो इसका एलिमेंट जो इसका एलिमेंट जीरो होगा जो डायगोनल में नहीं है, मतलब i इज नॉट इक्वल टू j है। लेकिन अगर i और j सेम हो, या ऐसा लिख दो i j ही लिख दो, इज इक्वल टू 4, 4 के बदले में मैं यहाँ k लिख देता हूँ कोई कांस्टेंट, कब? जब i इज इक्वल टू j है। i इज इक्वल टू j का मतलब क्या हो गया? लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल। तो पिछले वाले में जिसको हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स का नाम दिया था, देखिए रटिएगा मत, धीरे धीरे याद हो जाएगा। लीडिंग डायगोनल, उसमें जो है हम लोग डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं करते थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग डायगोनल एलिमेंट को कह रहे हैं कि सेम होना चाहिए। इसी तरह से देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो है ना स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब स्केलर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 3x3 मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x2 भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसमें लीडिंग डायगोनल के का जो एलिमेंट है, जब ये बेटा स्केलर है तो लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट तो सेम होगा, लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट तो सेम होगा, लेकिन इस बार हम लोग इसमें श्योर कर रहे हैं कि नहीं 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 1 होगा, 1 होगा और बाकी सब 0 होगा। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग इसकी बात ना करें और बाकी को कहें कि 0 है, 0 है, तो इसका नाम पड़ गया डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर मान लो हम लोग कहें कि नहीं, लीडिंग डायगोनल में फिक्स नंबर हो, 5 है तो 5 ही हो और बाकी के सभी 0 हो, बाकी के सारे एलिमेंट 0 हो, तो इसका नाम पड़ गया स्केलर मैट्रिक्स। और अगर हम लोग कहें कि नहीं, इसमें जो है लीडिंग डायगोनल में 1 हो, सेम हो लेकिन 1 हो और बाकी के एलिमेंट 0 हो, तो हम इसका नाम रख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंबल यूजुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग लिखा करते हैं ऐसे आई। तो यहाँ पर 3 रोज वाले हैं तो 3 लिख देंगे। अगर मान लो कि इस तरह का कोई है 1 0 0 1, तो ये इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे ऑर्डर 2 का, तो यूजुअली लिखेंगे I2। ओके, दीज आर कॉमन नेम्स, आप इसको रटोगे नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अब हम लोग इसी तरह की बात कर रहे हैं। ध्यान रहे कि इसमें कहा यह जा रहा है कि लीडिंग डायगोनल क्या होगा इसके बारे में पता नहीं है। लीडिंग डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लीडिंग डायगोनल कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके बाकी का ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हम लोग जानते हैं कि i लेस देन j होता है, और ये नीचे वाला पार्ट है जिसमें हम लोग जानते हैं कि i इज ग्रेटर देन j होता है, मतलब रो नंबर अधिक होता है कॉलम नंबर से। तो अगर दोनों 0 हो गया, ऊपर नीचे वाला दोनों, तो नाम हो गया इसका डायगोनल मैट्रिक्स। दोनों 0 हो गया और डायगोनल एलिमेंट सेम हो गया तो नाम हो गया स्केलर मैट्रिक्स। दोनों 0 हो गया और
डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया तो नाम हो गया इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन अगर केवल एक ही जीरो हुआ, ऊपर वाला जीरो हुआ या नीचे वाला जीरो हो गया, तो हम इसका नाम रखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब हम लोग कहेंगे कि ए आई जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, कब? एक कंडीशन तो ये हुआ कि व्हेन आई इज लेस देन जे, या दूसरा सिचुएशन कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें मतलब हो गया नीचे वाला, ठीक है, बिलो, और इसमें हो गया अबव वाला, एलिमेंट 0 है। अब देखो बेटा, अब इसी के बेसिस पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का दो नाम हो गया। दो नाम हो गया, कौन कौन सा नाम हो गया? जब नीचे वाला 0 हो तो ऊपर में एक ट्रायंगल का शेप की तरह दिखेगा तो अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे, जैसे ऐसा कि लीडिंग डायगोनल है, कुछ है, ठीक है, यहाँ कुछ है एलिमेंट, और ये सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो ये एक ट्रायंगल का शेप लेता है ऊपर की ओर, इसका नाम पड़ गया अपर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या देखा हम लोगों ने कि अपर ट्रायंगुलर में ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे। इफ आई इज ग्रेटर देन जे मतलब लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट, तो इस तरह का नाम हो गया अपर ट्रायंगुलर। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि लीडिंग डायगोनल कुछ भी हो, इधर का एलिमेंट कुछ भी हो, 0 भी हो सकता है, लेकिन जिस बात पर हम फोकस कर रहे हैं कि ऊपर वाला तो सर्टेनली 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये एक ट्रायंगल का शेप बन गया, और ये जो ट्रायंगल है वो नीचे की ओर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, उसका नाम अपर तो इसका नाम लोअर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हम लोगों ने देखा कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 है इफ आई इज ग्रेटर देन जे, मतलब कि बिलो एलिमेंट सारे 0 है। देखिए इसी के बेसिस पर इसका दो नाम हो गया, सो दिमाग में रखना है हम लोगों को। अपर ट्रायंगुलर कहने का मतलब हो गया कि ए इज इक्वल टू ए आई जे, अगर कोई मैट्रिक्स है n बाई एन का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, चूंकि लीडिंग डायगोनल बार बार हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है, तो ऊपर में ट्रायंगल बनेगा कैसे? जब नीचे वाला सब 0 होगा, ठीक है। इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, मतलब रो नंबर कॉलम नंबर से अधिक है। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो हम लोग कहेंगे ए आई जे जिसका ऑर्डर n बाई एन है इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if a I j is equal to 0 when I is less than 0, I is less than j, मतलब ऐसा सिचुएशन है कि ये जो है इसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट सब 0 है, तो ये नीचे की ओर ट्रायंगल की ओर की तरह दिखाई दिया। ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल नेम। अब मान लो कि कोई तुमसे कहे, तुम्हारे भी दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर मान लो ऐसा कोई हो कि 2 1 0 0 0 0 0 0 0, तो इसको क्या बोलेंगे? तो पहला नाम तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसको डायगोनल पढ़ेंगे। कोई अगर कहेगा कि नहीं नहीं सर, इसको मैं बोलना चाह रहा हूं अपर ट्रायंगुलर, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर ट्रायंगुलर है इसलिए कि अपर ट्रायंगुलर मतलब नीचे वाला 0 है। इसको कोई कहेगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैं पढ़ूंगा, तो लोअर ट्रायंगुलर भी पढ़ सकते हैं, इसलिए कि इसमें लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है ऊपर वाला 0 होना चाहिए, ठीक है। एक वर्ड और आता है स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, तो कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, अगर लीडिंग डायगोनल भी 0 हो गया तो स्ट्रिक्टली हो गया। कहने का मतलब ए नाम का अगर कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर है n बाई एन, और हम कह रहे हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ
तो इस बार हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लीडिंग डायगोनल है अपर ट्रायंगल है, ऊपर ट्रायंगल बनेगा मतलब नीचे 0 होगा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि नीचे का जो एलिमेंट है वो तो 0 हो ही, लीडिंग डायगोनल भी 0 हो, लीडिंग डायगोनल भी 0 हो, ये भी 0 हो। अगर ऐसा होगा तो हम लोग इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर। तो लिखेंगे क्या, I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, मतलब I और J इक्वल है तब भी, और अगर नहीं है तब भी। इसी तरह से आप कह सकते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने लिखा अपर, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वैसे ही इस बार हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो है लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे ट्रायंगल बनेगा, ऊपर वाला 0। तो इस बार हम कहना चाह रहे हैं कि डायगोनल भी 0 है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग कह रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर, तो डायगोनल भी 0 है और नीचे ट्रायंगल बन रहा है। तो नीचे ट्रायंगल बन रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाला सब 0 होगा ये, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कहा करेंगे स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली वर्ड जब लग गया तो डायगोनल वाला भी 0। ओके, अनदर, देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कुछ नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं क्या कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। लेकिन आप बताओ, अगर कोई दो मैट्रिक्स इस तरह का हो 2 3 1 4 और दूसरा मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं? इसको तो 1 के साथ कर दिया, इसको कर दिया, लेकिन ये 3 तो रह जाएगा। 1 को 4 के साथ कर दिया, 4 को 5 के साथ कर दिया, ये सब तो रह जाएगा, मतलब एडिशन नहीं हो सकता। तो एडिशन होने के लिए सबसे पहले कंडीशन समझेंगे। तो कंडीशन क्या है, दे मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के लिए दूसरा वर्ड क्या था, कन्फर्मेबल, ठीक है। इसके लिए दूसरा वर्ड कौन क्या था, कॉन्फर्मेबल। कॉन्फर्मेबल होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी होगा। और करेंगे क्या, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट उसका है, उसमें नंबर ऑफ रोज m और कॉलम n है। दूसरा एक बी नाम का मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट बी आई जे है। बी और ए से मतलब नहीं, आप सी के कुछ भी लिख सकते हैं। इसका एलिमेंट जो है, बस अंतर करने के लिए कि इसका ए का एलिमेंट अलग है, बी का एलिमेंट अलग है, ऐसा लिखा गया, ऑर्डर सेम है। तो हम लोग कहेंगे कि देन ए प्लस बी का मतलब हो गया एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे और बी आई जे को ऐड कर देते हैं, ऑर्डर नहीं बदलेगा। कहने का मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अपने पास कहीं है लिखा हुआ ऐसा 2 1 3 4 0 5, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 1 2 1 0 1 3। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ऑर्डर सेम है, एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट होगा उसमें 2 में 1 को ऐड कर देंगे, 1 में 2 को ऐड कर देंगे, 3 में 1 को ऐड कर देंगे, 4 में 0 को ऐड कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 के लिए 0। इसी तरह से 0 में 1 को ऐड कर देंगे, 0 और इस 1 को। इसी तरह से 5 में 3 को ऐड कर देंगे, ये रिजल्ट नहीं बदलेगा, इसमें रोज और कॉलम्स तो सेम रह जाएंगे, तो ऑर्डर अनचेंज्ड होगा। बेटा इसमें एक बात और ध्यान देना है, और बल्कि उसमें थोड़ा कॉन्शियस रहना है। अगर मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है ए 2 -3 4 6 1 -2, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है इसी ऑर्डर का -1 0 -5 2 0 -6। अगर कोई हमसे कहे कि ए और बी को ऐड कर दो, तो हम बड़े आराम से कर देते हैं। ए और बी को ऐड करने में कोई दिक्कत ही नहीं होता है। हम लोग कंफर्टेबली 2 में -1 को ऐड कर देंगे, तो इस 2 में इस -1 को ऐड कर देंगे, ये इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। -3 में 0 को ऐड कर देंगे तो -3, 4 में -5 को ऐड कर देंगे तो -1, 6 में 2 को ऐड कर देंगे तो 8, 1 में 0 को कर देंगे तो 1, -2 में -6 को ऐड कर देंगे तो -8। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ बैठे कि आप ऐड नहीं कीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, ए और बी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ए माइनस बी में क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं, आप क्या करोगे, 2 में -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा 2 + 1। आप सीधा तरीका ध्यान रखो, जब माइनस करना है तो साइन उल्टा करके ऐड कर दो। तो 1
-1 का साइन उल्टा करेंगे तो 1 होगा, तो 2 + 1 3। -3 और 0 का साइन, तो 0 का कोई साइन नहीं होता है, तो -3 ही रह गया। 4 और -5 का साइन उल्टा कर दो, तो 4 + 5 9 हो गया। देखिए आप कैसे, 4 माइनस -5। तो इतना नहीं कीजिए कि 4 में से माइनस किए -5 को, नहीं, सिंपली -5 जब लिखा हो, जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो, तो साइन उल्टा करके ऐड कर दीजिए। तो साइन उल्टा कर दिया, -5 का उल्टा साइन हो गया +5, तो 4 में 5 को ऐड कर दिया 9। आगे देखिए, 6 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये है +2, तो इसको -2 ऐड करेंगे 6 में, तो 4 वो होगा। इसी तरह से 1 में -0 को, तो 1 होगा। -2 में ऐड करेंगे किसको, -6 के उल्टे साइन को, मतलब 6 को, होगा ना। देखो -2 -6 सेम चीज है, तो साइन उल्टा करके उसको ऐड कर दो, तो -2 + 6 तो हो गया +4। तो इससे जल्दी रिजल्ट मिलेगा और करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ओके, नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले तो ए और बी, अगर कहें कि इफ एडिशन इज डिफाइंड, एडिशन इज डिफाइंड, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि सबका ऑर्डर सेम है, डिफाइन, हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा गिवन है तो a + b = b + a में b को ऐड करें या b में a को, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से a में b को c से ऐड करने के बाद ऐड करें, या फिर पहले a में b को ऐड कर दें और तब c को ऐड करें, अंतर नहीं पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह से a में अगर कोई जीरो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का एडिशन होना है तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, या जीरो में a को ऐड कर दें तो आंसर के रूप में a ही होना चाहिए। मतलब अगर जीरो मैट्रिक्स a के ऑर्डर का है तो अगर उसके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे क्या अंतर पड़ेगा भाई, जीरो मैट्रिक्स में सब जीरो है, a के एलिमेंट्स में जीरो ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग कहीं पर सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो उसमें भी यही काम करेंगे। अगर मान लीजिए कोई a में -a को ऐड कर दे या -a में a को ऐड कर दे, तो हमको मालूम है कि जीरो मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर -a को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ एडिशन। आप याद करो छोटे क्लासेस में कहते थे एडिटिव इनवर्स, वही चीज है, एडिटिव इनवर्स ऑफ a है -a मैट्रिक्स। ओके, फिर आगे हम लोग इससे कनेक्टेड कुछ और होगा तो उसको हम लोग करते चलेंगे। दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कुछ नहीं मतलब है नंबर से, जैसे कोई मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, अंदर के सारे एलिमेंट को, सारे, ध्यान रहे, सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए a नाम का मैट्रिक्स है 2 1 3 0 4 1। अगर हम लोग जानना चाह रहे हैं 2a तो क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, इसको भी 2 टाइम्स कर देंगे, 0 को 2 टाइम्स कर देंगे, 4 को 2 टाइम्स कर देंगे, इस 1 को 2 टाइम्स कर देंगे, ये कहलाएगा 2a। मतलब अगर हम लोग सिंबॉलिकली लिखें तो a = aij नाम का अगर कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है m/n, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। तो अगर हम लोग इसको ka अगर फाइंड करना चाहें तो इसके सारे एलिमेंट्स को k टाइम्स कर देंगे। देख रहे हैं, k इंटू aij का मतलब हुआ कि सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल थिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल बात है, बेमतलब का इसको लिंगर नहीं करना है, समझ जाना है और उसको साइड में रख देना है। मान लो कि अपने पास कोई एक मैट्रिक्स है a और दूसरा मैट्रिक्स है b, ये दोनों का अगर एडिशन पॉसिबल है तो अगर हम लोग लिखें a + b को अगर हम लोगों ने k से मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ka + kb। कहने का मतलब कि 2 इंटू a + b मैट्रिक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं 2a + 2b। पहले तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, या पहले ऐड ही कर लें तब 2 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ
सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, अगर मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चंस में रहता है कि दो स्केलर दे दिया और एक अपने पास मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग k1 इंटू ए लिख सकते हैं प्लस k2 इंटू ए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कंफ्यूजन नहीं पालो। मान लो कि कहीं लिखा हुआ है 2 प्लस कोई एक नंबर है k, इससे एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस k। ओके, नेवर बॉदर अबाउट दिस प्रॉपर्टी, दिस इज अ सिंपल थिंग। ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने होगा। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए बी हो, अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है मैट्रिक्स का, लेकिन अभी इसको कर लें, इसके ठीक बात करेंगे। तो k टाइम्स ए बी है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं k टाइम्स ए इंटू के टाइम्स इंटू इंटू बी, या लिख सकते हैं a इंटू के टाइम्स बी, या हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी करके k से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब क्या है, सीधा सीधा समझो, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल छोटी सी बात को, 2 इंटू ए बी है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए इंटू बी, या लिख सकते हैं a इंटू 2 टाइम्स बी, या लिख सकते हैं ए बी इंटू 2। ओके, तो ये सारे सिंपल थिंग्स हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप प्रॉपर्टीज कह लो या जो कर लो। ओके, दीज आर सिंपल एक्टिविटीज कह लो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यही अपना सेंट्रल सेंट्रल थिंग है, इसके बिना हम लोग कदम ही नहीं बढ़ा सकते। मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं रो बाय कॉलम, इस तरह से रो बाय कॉलम। हम लोग पहले तो समझें कंडीशन को, तब आगे बात बढ़ाते हैं। कंडीशन इसमें क्या होगा कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज then AB will exist only when number of columns पहले वाले का of A is equal to number of rows of B, सेकंड वाले का। मतलब ये कि अगर कोई मैट्रिक्स है A नाम का मैट्रिक्स, जिसका एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर है m/n, और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका एलिमेंट है बी आई जे ए आई जे में कोई कंफ्यूजन नहीं पालना, बस वो बताने के लिए है कि एलिमेंट है। इसमें रो नंबर n है, देखो इसमें कॉलम नंबर n है, तो इसमें रो नंबर n है, कॉलम कुछ भी है, तभी हम लोग कहेंगे ए बी एग्जिस्ट। मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, ये तो हम लोग समझ गए कि भाई कंडीशन क्या है, कैसे होगा, ये होना जरूरी है। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ ए बी, इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा, इसका जो रो नंबर होगा वो होगा रो नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, बाई कॉलम नंबर जो होगा कॉलम नंबर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर हम लोग कहें, ये जो एग्जाम्पल है इसमें रो नंबर है पहले वाले का m और कॉलम नंबर है p। तो अगर हमसे कोई पूछेगा इस एग्जाम्पल में कि ए बी का ऑर्डर बताओ, तो ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इसके अंदर अगर एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ सी आई जे, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा रो नंबर m, कॉलम नंबर p। ओके, तो हम लोगों ने इतना तो समझ ही लिया कि क्या होगा, कब होगा, ऑर्डर क्या होगा, लेकिन कैसे करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लें। मान लो कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इसका 3/2, बी नाम का दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, यहाँ 2 है तो 2 होना चाहिए, 2/5। तो हम लोग कहेंगे कि ए बी एग्जिस्ट एंड इट्स ऑर्डर इज, क्या करेंगे, इसका कॉलम नंबर ले लेंगे, और सॉरी रो नंबर, और दूसरे वाले का कॉलम नंबर, मतलब 3/5। डन। अब देखिए हम लोग इसका पहले हम लोग समझना चाहेंगे इसका कैसे हम लोग इसको पता करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले एक शीट ले लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा, जिस पर हम लोग वर्क कर लेते हैं।
चलिए यहां हम लोगों को शीट लेना चाहिए था। कंटिन्यूटी में हो, कंटिन्यूटी में हो तो प्रॉपर होगा। देखिए मान लीजिए हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले तो हम लोग देखें कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है 2 3 1 और 1 2 5। दूसरा इसका ऑर्डर हो गया 2/3 और दूसरा मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं बी, जिसका कॉलम नंबर तो होना चाहिए कितना, इसका कॉलम नंबर 3 है तो उसका रो नंबर 3 होना चाहिए। तो मान लो कि 2 1 0 1 2 3। देखो इसमें रो नंबर 3 है, कॉलम 2 है, तो इसके कारण मल्टीप्लिकेशन तो होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं। 2 3 1 1 2 5, इसको एक दूसरे के साइड में लिखो 1 0 1 2 3। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि पहले तो एलिमेंट लेंगे पहले रो का पहला। देखिए हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं, पहले ऑर्डर तो इसका बताओ क्या होगा बेटा। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2। तो हमारा जो ए बी होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ये 2/2 होगा। तो 2/2 होगा, इसका मतलब ए बी का शेप कुछ ऐसा होगा, C11 C12 C21 C22। तो हमको इन चार एलिमेंट्स को पता करना है। तो C11 अगर पता करना है तो ये रो नंबर होगा पहले का, ए का, और ये होगा कॉलम होगा बी का, तो ये वाला होगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो पहले एलिमेंट को पहले वाले से, तो 2 2 जा 4, फिर दूसरे को दूसरे वाले से तो 0, फिर तीसरे वाले को तीसरे वाले से तो 1 इंटू 2 तो 2 हो गया। इसको हम लोग ऐड करेंगे, यही काम हम लोग करेंगे। आगे एग्जाम्पल में है और ज्यादा अच्छे से हम लोग करेंगे। दूसरा एलिमेंट अगर जानना होगा C12, तो C12 में इसका रो नंबर 1 और इसका कॉलम नंबर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर लिखेंगे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 1 3 जा ये 3। ऐसे कर करके फाइंड करेंगे। इसी तरह से अगर हमको मालूम करना होगा 2 2, तो इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम लेंगे, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। चलिए ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का। आगे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन की फिर से प्रैक्टिस होगी। देखिए अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। देखो प्रॉपर्टीज को कंसीडर नहीं करो, पहले दिमाग में ये लाओ कि हम ये जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कैसे कैसे होते हैं। तो मैट्रिसेज में जो रिजल्ट है बड़ा अजीब सा है, जो आपने पहले कभी नहीं देखा वैसा यहाँ देखते हो। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 2 को, तो दोनों में 6 होता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नेसेसरी नहीं है। कई बार तो होगा कि ए और बी का प्रोडक्ट बी और ए के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मतलब बी पहले, मतलब 2 3 और 3 2, ऐसा कुछ। तो पहले हो तो देखते हैं रिजल्ट सेम आया, और कभी देखते हैं कि नहीं नहीं रिजल्ट तो अलग आया। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि ए बी और बी ए का रिजल्ट सेम होगा, तो हम ये जवाब नहीं देंगे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे नहीं होता है। नहीं होता है का मतलब ये हुआ कि इफ आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं होता है, तो मेरा स्टेटमेंट तभी फॉल्स होगा, मेरा स्टेटमेंट तभी फॉल्स होगा जब आप उसको प्रूव करके दिखाओगे। तो ये एक स्टेटमेंट है। तो हम लोग सिंपली कहेंगे कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, कभी कभी होता है, यूजुअली नहीं होता है। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग कहेंगे इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इसका 2/3। बी नाम का एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मान लो चलो 3/2। अब जरा देखो, ए बी तो एग्जिस्ट करेगा, इसलिए कि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर इसका क्या होगा, यहां से 2 यहां से 2, तो 2/2 होगा। अब जरा बताओ बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। देखो बी का ऑर्डर है 3/2 और ए का ऑर्डर है, ये बी था और ये ए है, ए का ऑर्डर है 2/3।
तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों में रो और कॉलम जो कि होना चाहिए था इक्वल्स वो है। तो इसका मतलब बीए भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर बीए का कोई ऑर्डर पूछेगा कि आप इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर हो जाएगा 3/3। अब खुद सोच के बताओ कि ए और ए बी भी हमको मिल रहा है, बीए भी मिल रहा है, लेकिन ए बी का ऑर्डर है 2/2, 2 रो 2 कॉलम। बीए का ऑर्डर है 3/3, मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो दोनों तो कभी इक्वल होंगे ही नहीं। लेकिन कभी कभी दोनों इक्वल भी होते हैं। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो कि इसमें ऑर्डर ए का हम लोग ले लें 2/3, और बी का ऑर्डर ले लें मान लो 3/4, तो इसमें ए बी तो एग्जिस्ट करेगा, इसलिए कि दोनों में 3 है। लेकिन अगर हम लोग बी ए कहेंगे तो नहीं होगा, इसलिए कि इसका कॉलम नंबर और इसका कॉलम नंबर सेम नहीं है। कभी कभी दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी कभी कोई एक एग्जिस्ट करेगा, कभी कभी दोनों एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हो सकता है। रही बात इक्वालिटी की, तो इक्वल भी कभी कभी हो सकता है। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ले रखा है ए और दूसरा बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू, तो पहले मैंने ए लिखा फिर बी लिखा, तो ए का पहला रो और बी का पहला कॉलम, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किया, तो 1 को 2 से तो 2, फिर 1 को इस 0 से तो +0, ये निकला C11। अब हम लोग करते हैं C12, तो पहला रो इसका और इसका दूसरा कॉलम, तो 1 को 3 से तो 3, 1 को 2 से तो 2। सिमिलरली अगर हम लोग 2 निकालेंगे, तो सॉरी 2 1 निकालेंगे, तो इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो इस तरीके से होगा 0 को 2 से 0, 1 को 0 से 0। इसी तरह से इसके बाद हम लोग 2 निकालेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 3 से तो 0, 1 को 2 से तो 2। तो फाइनली रिजल्ट जो अपने पास आया वो आया 2 5 0 और 2। चलो, अगर हम लोग बी पहले लिख रहे हैं और ए बाद में, मल्टीप्लाई करके देखें, तो यूजुअली इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहाँ देखें इस रो को हम लोग इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 1 जा 2, +3 0 जा 0, फिर इस रो से करेंगे हम लोग, फिर इससे करेंगे हम लोग, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 को 1 से तो 2, 3 को 1 से तो 3। फिर अगर हम लोग पता करना चाहें आगे की ओर, इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा, 0 को 1 से तो 0, 2 को 0 से तो 0, सिमिलरली 0 को 1 से 1, 2 को 1 से 2। आपने क्या देखा कि ये जो रिजल्ट है ये वही रिजल्ट है जो ऊपर में है। ये 2, एक सेकेंड, 0 1 जा 0, ये 0 है, तो ये 2 हो गया। तो आप देख रहे हो दोनों इक्वल है। तो कभी कभी इक्वल भी होता है, कभी इक्वल नहीं भी होता है। इसी तरह से आगे अगर आप देखो, तो आगे आपको और भी इससे रिलेटेड रिजल्ट, ये तो हमारे पास था, डिलीटेड पार्ट था, इसको डिलीट कर दूं। ये 18 नंबर पेज। ओके, चलिए हम लोग आते हैं एटीन नंबर पेज पर थे हम लोग। ओके, देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी करता है कि मतलब पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिए दूसरे और तीसरे के प्रोडक्ट से, या पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर तीसरे से, तो दोनों इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हम लोग कहें कि आई मतलब क्या, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरह का मैट्रिक्स 0 0 1, ये I2 हो गया। अगर हम लोग 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा I3 3/3 का। अगर हम लोग सेम ऑर्डर का रखें, सेम ऑर्डर का, ऑब्वियस बात है बेटा कि मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे हैं तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि एक वाई से आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस केस में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर ए को मल्टीप्लाई कर दें तो ए आता है, या अगर हम लोग ए को मल्टीप्लाई कर दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तब भी ए आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल। मान लो ए जो है वो है 2 1 0 0 1 5 2 1 0, लाइक दैट। और दूसरा मान लो कि जीरो मैट्रिक्स है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अपने पास थर्ड ऑर्डर का
1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देखो मल्टीप्लाई अगर करते हो ए को आई से, तो इसके पहले रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, 1 0 जा 0 0 0 जा 0। फिर इसको करेंगे इस सेकंड वाले से, तो 0 के साथ 0 हो गया, 1 और 1 का प्रोडक्ट 1 हो गया, फिर 0 और 0 का प्रोडक्ट 0 हो गया। फिर हम लोग थर्ड कॉलम से करेंगे पहले वाले को, थर्ड एलिमेंट मतलब C13 जानने के लिए, तो इसका 2 से इस 0 को तो 0, 1 से इस 0 को तो 0, और फिर इस 0 से 1 को तो 0। तो आप क्या देख रहे हो, आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है उसका पहला एलिमेंट कितना आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। तो बाकी के एलिमेंट्स भी वही होंगे जो यहाँ दिख रहा है, ये 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, और इसी तरह से 2 1 0। ओके, सो ए को आई से या आई को ए से मल्टीप्लाई करें तो सेम आता है। तो आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ध्यान रहे ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए तभी पॉसिबल है। देखो ये हमारे कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा, इसलिए इस बात को नहीं भूलना है। जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में अलजेब्रा में पढ़ा करते थे एक्स इंटू वाई प्लस जेड, तो हम लोग लिखा करते थे एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। वैसे ही मैट्रिक्स में भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हम लोग बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन है सो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट्स एडिशन। यही बात है बेटा, ये प्रॉपर ढंग से बोला गया, अदरवाइज हम लोग कहते हैं कि ब्रैकेट ओपन कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहां भी वही होता है कि एक बी प्लस सी अगर है तो हम लोग ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कहते हैं। ऑब्वियसली है, कहीं पर भी अगर एडिशन या सब मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो तो ये अंडरस्टूड पार्ट है कि ये दोनों डिफाइंड है, नहीं तो हम लोग तो ये बात ही नहीं कर सकते। तो चलिए, इसी तरह से अगर मान लीजिए कभी लिखा रहे इस ऑर्डर में बी प्लस सी इंटू ए, तो हम लोग इसमें लिखा करेंगे बी इंटू ए, ऑर्डर नहीं बदलिएगा, बी पहले तो बी पहले लिखा जाएगा, प्लस सी पहले तो सी पहले लिखा जाएगा। ओके, तो ये ब्रैकेट ओपनिंग का हमारे पास होगा। अब ये एक खास बात दिखाना चाह रहे हैं हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेज, अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब जीरो मैट्रिक्स क्या, जिसके सारे एलिमेंट जीरो, अगर एक एलिमेंट भी जो है वो नॉन जीरो बाकी सारे जीरो है तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स नहीं कहते हैं। यहाँ तो जो एग्जाम्पल हम लोगों ने ले रखा है, इस एग्जाम्पल में तो कोई एलिमेंट ही जीरो नहीं है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी कभी कभी जीरो होता है, देखो हमेशा नहीं होता है, यहाँ इस एग्जाम्पल में होगा। देखिए करके देखते हैं, इस रो को इस कॉलम से करें तो 0 इंटू ए स्क्वायर 0, फिर यहाँ पर क्या है सी है, तो सी को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, पहले रो को पहले कॉलम से, तो सी को ए बी से तो प्लस ए बी सी, इसी तरह माइनस बी को ए सी से तो माइनस बी है तो माइनस ए बी सी हो गया। ये पहला एलिमेंट निकला, C11 निकला। अब C12 के लिए क्या करेंगे, C12 के लिए हम लोग करेंगे क्या कि अब इस बार सेकंड कॉलम से करेंगे 1 2, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो हम लोग करेंगे इसके पहले रो, तो 0 को ए बी से तो 0 हो गया, इसी तरह से सी को बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर सी हो गया, इसी तरह माइनस बी को बी सी से तो माइनस बी स्क्वायर सी हो गया। एक और कर लेते हैं उसके बाद छोड़ दूंगा। फिर अगर मान लो कि हम लोगों को निकालना है कि नहीं, हम लोगों को निकालना है कि चलिए आप 1 3 निकालिए, मतलब यहाँ का एलिमेंट, तो 1 3, तो रो नंबर 1 और इसका कॉलम नंबर 3। तो अगर करेंगे तो 0 से ए सी का प्रोडक्ट 0, सी से बी सी का प्रोडक्ट बी सी स्क्वायर ऐड कर देंगे, इसी तरह से माइनस बी का सी के सी स्क्वायर के साथ तो माइनस बी सी स्क्वायर। चलिए एक और अपने मन से कर लेते हैं, यहाँ वाला कर लेते हैं, ये वाला एलिमेंट कौन सा हो गया, सी थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, तो इसमें से थर्ड, इसमें से हम लोग थर्ड रो लेंगे और इसमें से सेकंड कॉलम लेंगे। तो देखिए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ वाला जानने के लिए, इस वाले प्लेस को जानने के लिए, ठीक है। तो बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर, फिर माइनस ए को बी स्क्वायर से तो माइनस ए बी स्क्वायर, फिर इस 0 को बी सी से तो 0। देखो
ऐसे ही प्रोडक्ट करेंगे। आप क्या देख रहे हो, यहाँ 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, ये वाला भी 0 है, सारा एलिमेंट ऐसे ही 0 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ए बी जो है, ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, जबकि ना तो ए 0 मैट्रिक्स है ना ही बी। तो ऐसा भी संभव है कि अगर हमारे पास कभी लिखा रहे कि ए बी इज इक्वल टू 0, तो हम ये नहीं कह सकते कि ए इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं कह सकते कि ए इज इक्वल बी इज इक्वल टू 0 होना है। ऐसा नहीं है बेटा, अलजेब्रा में था कि एक्स वाई 0 है तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा, लेकिन यहाँ ये ट्रू नहीं है। ठीक है, हो सकता है a और b में से कोई 0 नहीं हो लेकिन प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग फोकस करें। इसमें फिर से वैसा ही एक मजेदार प्रॉपर्टी है कि a को एक b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, उसी a को c से मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि b और c इक्वल नहीं होगा, ठीक है, या इक्वल होगा। हम यहाँ पर सर्टेन नहीं है कि इक्वल होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये इंप्लाई नहीं करता है कि b इज इक्वल टू सी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कभी अगर हो गया तो बाय चांस है और वो एक्सेप्शनल कंडीशन हुआ, नॉर्मली नहीं होगा। चलिए यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करें। पहले मैं a और b का प्रोडक्ट मैंने लिया है, a यहाँ है, b यहाँ है, तो एक दो एलिमेंट करते हैं, बाकी सब आप पर छोड़ूंगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले रो और पहले कॉलम को, तो हो गया -2 + 0। फिर सेकंड एलिमेंट जानने के लिए हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तो 0 है तो 0 0 आएगा। एक और कर लेते हैं, चलिए इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले कॉलम को 2 1 निकालने के लिए, तो 3 और -2 तो -6 हो गया और 6 0 0 हो गया। एक और कर ही लेते हैं, इससे हम लोग करेंगे इसको तो 0 0 होगा। तो अपना जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कितना आया, -2, यहाँ -6, यहाँ 0, यहाँ 0। चलो इसका भी कर ही लेते हैं, छोटा सा है प्रोडक्ट। तो 1 2 को 0 -1 से तो 0 हुआ, 2 और -1 तो -2 हो गया। फिर सेकंड एलिमेंट जानने के लिए 1 2 को 0 0 से, तो दोनों 0 है तो 0 और 0 ही आएगा। फिर 2 1 जानने के लिए 3 6 से इसको 0 1 को, तो 3 से 0 को तो 0, 6 से -1 को तो -6। इसी तरह से ये वाला 0 + 0 होगा। आप देखो इसका रिजल्ट भी सेम है, -2 0 -6 0, लेकिन बी यहाँ आप क्या देख रहे होगे, बी और सी दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, जबकि दोनों को ए के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्ट इक्वल है। तो ये सब रट्टा नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है, बस एक बार देखना है जिससे कि दिमाग में कोई कोई बात स्थिर बैठ जाए। देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए का अगर हमसे कोई पूछेगा स्क्वायर तो हम ए को ए से इंटू करेंगे। कोई पूछेगा ए का क्यूब निकालो, ठीक है ना, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो ए का क्यूब, तो हम लोग ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल लेंगे और उसमें ए से इंटू कर देंगे, या फिर ए को मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर, मतलब इसमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से ए टू द पावर अगर मान लीजिए कोई हमसे कह रहा है कि 10 निकालो, तो हम लोग पहले ए और ए को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसमें ए मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही करते चले जाएंगे, ए क्यूब A4 A5 A6 ऐसे करके निकालते चले जाएंगे। या अगर हमने ए स्क्वायर निकाल लिया है तो पहले ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके A4 निकाल लेंगे। फिर अगर A4 निकल चुका है तो A4 में ए स्क्वायर से A4 से मल्टीप्लाई करके A8 निकाल लेंगे। फिर हम लोग चाहेंगे तो A8 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके A10, जो आप अलजेब्रा में करते थे वैसे ही आप यहाँ भी करोगे। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ एक नाम मैंने लिखा है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम जरूरी नहीं है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे मैट्रिक्स भी हैं जिनका हम लोग स्क्वायर कर दें, खुद से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 मैट्रिक्स आता है। जैसे अगर यहाँ ए स्क्वायर ले रहे हैं, ए और ए का हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो सब पूरा पूरा मैं मल्टीप्लाई अब से नहीं किया करूंगा, क्योंकि बहुत बार आप लोग देख चुके, मल्टीप्लिकेशन का काम देख चुके हो। तो ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, जो कि 0 होता है। एक और कर लेते हैं 1 2 निकालने के लिए, तो ए बी इंटू बी स्क्वायर तो ए बी क्यूब, फिर बी स्क्वायर इंटू माइनस ए बी तो माइनस ए बी क्यूब। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें सारे एलिमेंट 0 0 आ जाएंगे।
तो ये एक जीरो मैट्रिक्स देगा। बेटा ऐसा अगर कोई मैट्रिक्स होता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स विथ, ठीक है, विथ इसको हम लोग कहेंगे इंडेक्स 2। मतलब 2 बार हमने किया तो ऐसा आया। मान लो कि कभी कभी ऐसा होगा कि 3 बार किया तो जीरो मैट्रिक्स आया, तो हम लोग कहेंगे कि इसका इंडेक्स 3 है। बस ओके, नाम याद रहे न रहे, आप मतलब ये समझ लेना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो जीरो नहीं होगा। जीरो हो सकता है, ये कोई अलजेब्रा नहीं है। फिर अगर मान लो यही एग्जांपल यहाँ पर दिया है, अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके खुद से देख लेना। ओके, नाउ अनदर प्रॉपर्टी, इसी तरह से आप आगे भी देखोगे कि ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर अभी जीरो मैट्रिक्स आया था, अभी खुद आ जाता है। चलो यहाँ पर एक बार मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ए इंटू ए। तो पहले मैं कर रहा हूँ इस पहले वाले रो को यूज कर रहा हूँ और इसमें पहले वाले कॉलम को। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 को -2 से तो +2, और फिर 1 को -4 से तो -4। एक और कर लेते हैं फिर आप पर छोड़ दूंगा ये C12 निकालने के लिए, पहला रो और दूसरा कॉलम, ये वाला कॉलम। तो 2 को -1 से तो -2, -1 को 3 से तो -3, और 1 को 4 से तो +4। आप देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ आ रहा है कैंसिलेशन के बाद 2, और यहाँ आ रहा है -5 + 4 -1। आप देखो था ना पहला एलिमेंट 2 और दूसरा एलिमेंट -1। ऐसे ही आप ऑल द 9 एलिमेंट्स को पता करोगे तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा। ऐसा अगर होता है तो हम लोग कहते हैं ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऑब्वियसली वैसे ही लिखेंगे, हैविंग इट्स इंडेक्स 2 है। यहाँ ध्यान रहे, दो ए स्क्वायर का वैल्यू ए है तो इंडेक्स 2 हो गया। अगर ए क्यूब का वैल्यू ए आ जाता है, ऐसा आएगा। ये नहीं समझिएगा कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसमें कहेंगे कि इसका इंडेक्स ए है। ओके, इसी तरह से नेम याद रखना इसेंशियल नहीं है। इसी तरह से एक तीसरा मैट्रिक्स नाम है इनवॉल्यूटरी। लेकिन बेटा इनवॉल्यूटरी से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कभी कभी ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 2x2 में ऐसा वाला और 3x3 में ऐसा वाला, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा वाला, ये आ जाता है रिजल्ट। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि चलो ये मैट्रिक्स जो है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। कौन? ए। तो चलो एक स्टेप इसका भी करके देखते हैं हम लोग। पहले रो पहले कॉलम को तो मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 इंटू -5 25, -8 इंटू 3 -24, 0 इंटू 0। एक और एलिमेंट निकाल लेते हैं तो -5 इंटू -8 +40, -8 इंटू ये वाला 5 तो हो गया -40, 0 इंटू 0। तो देखो यहीं से अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आगे के भी एलिमेंट्स आएंगे। ये सभी एलिमेंट्स आप देख रहे हो कि ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 0, इसी तरह से इसमें आएगा 0, फिर यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 1। अगर मन में डाउट है तो एक और छोटा सा काम कर लेते हैं, चलिए ये वाला पता कर लेते हैं। ये कौन सा है? C33 है। तो इसका थर्ड रो लेंगे, इसका थर्ड रो लेंगे और इसका थर्ड कॉलम लेंगे। चेक कीजिए, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 0 से करेंगे तो 0, -1 को +1 से करें, -1 से करेंगे तो +1, तो आ गया 1। ओके, सो आपने देखा कि ऐसा है। तो फिर इसमें हम लोग वही कहेंगे कि चलो इस केस में अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है तो कहेंगे कि इनवॉल्यूटरी है विथ इंडेक्स 1, सॉरी इंडेक्स 2। लेकिन अगर मान लीजिए a⁴ का वैल्यू आई है, मतलब 4th डिग्री का, मतलब ये जो है 4 टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तब हुआ। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 1, नहीं 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 आएगा ये वाला। अगर 3/3 है तो 2/2 है तो ये वाला आएगा। ओके, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इसका मतलब ये है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है विथ इंडेक्स यहां पर 4। इसी तरह से अब आप आगे एक और एग्जांपल के पहले एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है, इसको आप खुद से करके देखोगे। यहाँ पर देखोगे कि इनवॉल्यूटरी है जिसमें इंडेक्स है 3, मतलब ए को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा, 2 बार में नहीं आएगा। इसको आप करके देखना, तभी आप एंजॉय करोगे। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ए को ए से मल्टीप्लाई किए तो कभी ए आ जाता है, ए को ए से मल्टीप्लाई किए तो कभी आई आ जाता है, ए को ए से मल्टीप्लाई किए तो कभी 0 आ जाता है ना। कभी ज्यादा बार करना पड़ता है ऐसा कि 3 टाइम्स किए तब ए आया, 4 टाइम्स किए तब आई आया, 3 टाइम्स किए तब ओ आया। तो ऐसा अगर कुछ भी होता है बेटा तो हम लोग इसमें कोई अचंभित नहीं होंगे, और नाम याद रखना जरूरी नहीं है। ये अगर हम लोग इस तरह का हो तो हम लोग इसको नाम दिया करते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब इसमें अगर ऐसा है तो ये भी पीरियोडिक हो गया, क्लियर। लेकिन इसका स्पेशल नाम हम लोगों ने रख दिया था आइडेम्पोटेंट, ये स्पेशल नाम रख दिया था। ओके, जब पीरियोडिक बोलेंगे ना तो पीरियोडिक बोलेंगे तो इसका हम लोग इंडेक्स नहीं बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। पीरियड क्या बोलेंगे? पीरियड क्या बोलेंगे? ये स्पेलिंग गलत है, सुधार लिया जाए। इसमें हम लोग बोलेंगे पीरियड, इसका क्या बोलेंगे? 3 नहीं बोलेंगे बेटा, पीरियड बोलेंगे 2। जब इंडेक्स बोलते हैं तो 3 बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं तो 2 बोलते हैं। क्यों? जब हमने एक बार मल्टीप्लाई किया, ये एक बार मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ए स्क्वायर मिला। अगर हम लोगों ने ए को ए से फिर ए से किया तो इसमें हम लोगों ने 2 बार मल्टीप्लाई किया तब रिजल्ट ए आया। तो ए क्यूब जब हम लिखते हैं तो हमने काम किया था 2 बार, इसीलिए कहेंगे कि इसका पीरियड 2 है। चलिए जाने दीजिए, इन चीजों को रट्टा नहीं मारना है, आपको पीछे जाकर के देख लेना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कुछ नहीं, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड then produced matrix is known as transpose matrix of previous matrix, given matrix। जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कहलाता है। मतलब एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत आसान काम है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। वो एक मैट्रिक्स है, मान लो कि 2 3 1 0 1 5। इसका ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं क्या है, ऑर्डर है 2/3। तो अगर हम लोग इसके ट्रांसपोज को लिखेंगे तो इसका सिंबल लिखेंगे ए डैश, या लिखेंगे ए के ऊपर में कैपिटल टी। और इसका मतलब क्या होगा कि आप इसके रो को कॉलम में बदल दीजिए, 2 3 1 और 0 1 5। इसको ऐसे भी करोगे तो सेम मतलब हुआ कि अगर मान लो कि तुम्हारे मन में है कि नहीं नहीं रोज को ही करेंगे, नहीं भाई कॉलम को ही करके देखो। तो कॉलम कौन है? 2 0 2 0 3 1 3 1 1 5। सिंपल वर्ड्स में आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करो, आप जो मैट्रिक्स पाओगे उसका नाम हो गया ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। इसमें गौर करने वाली कौन कौन सी बात है? पहली बात तो यह है कि ऑर्डर बदल गया, इसका ऑर्डर था 2/3 तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। रो नंबर कॉलम नंबर इंटरचेंज हो गया, क्लियर। जब आप ऐसा करते हो तो कुछ और बातें दिमाग में रखनी है, कुछ और बातें दिमाग में रखनी है। जैसे देखो ये जो 2 है, पहले मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं समझने के लिए। देखो अगर इसमें देखो इस एलिमेंट को, तो इसका प्लेस क्या है? A11। यहां पर सेम रह गया, इसका भी प्लेस है A11। लेकिन अगर मान लो इस 3 को देखो तो इसका प्लेस है A12, पहले रो और दूसरे कॉलम का। यही एलिमेंट यहां आ गया, अब इसका क्या हो गया? A21। रो नंबर चेंज हो गया। यही देखो ये था फर्स्ट रो
और थर्ड कॉलम में, ये वाला यहाँ आ गया, ये कितने में हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही ट्रांसपोज करते हैं उसका रो नंबर कॉलम नंबर इंटरचेंज हो जाता है, ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है। क्लियर? तो अगर हम लोग कहें कि ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, ऑर्डर है m बाई n, तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो ट्रांसपोज होगा ए टी, वो क्या होगा, ए जे आई, मतलब कि रो नंबर कॉलम नंबर इंटरचेंज हो जाएगा, ऑर्डर भी बदल जाएगा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, इसलिए इस पर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग ये समझें कि ए का ट्रांसपोज करके फिर ट्रांसपोज कर दीजिए तो ए हो जाता है। मतलब आपने इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और फिर से इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो पहले वाला होगा वही मिलेगा। तो ए का ट्रांसपोज करके फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो वही मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से ए और बी के सम का अगर ट्रांसपोज करें, मतलब दोनों को सम कर दिया और रो कॉलम इंटरचेंज कर दिया, तो ये ए टी प्लस बी टी के इक्वल होगा। कहने का मतलब कि पहले ए और बी को ऐड कर दिया और तब रो कॉलम चेंज किया, या फिर पहले ही हमने ए का रो कॉलम चेंज कर दिया, बी का रो कॉलम चेंज कर दिया और तब ऐड कर दिया, रिजल्ट सेम होगा। ये सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल होगा, माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। चलिए आगे देखते हैं नंबर 3। ये सभी एकदम टिप्स पर रखिएगा, इस पर बेस करके क्वेश्चन आएंगे आगे। अगर हम लोग k टाइम्स a कर दें, मतलब k टाइम्स a का मतलब क्या हुआ, 2a टाइप का, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये a के ट्रांसपोज का k टाइम्स होगा। मतलब a का ट्रांसपोज पहले कर लेते और 2 समय इंटू कर देते, या पहले इंटू कर करके ट्रांसपोज करते, दोनों रिजल्ट सेम होता। इसी तरह से अगर हम लोग कह रहे हैं कि a और b के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करो, तो बेटा यहां पर थोड़ा सा समझदारी रखनी है। पहले b का ट्रांसपोज करेंगे फिर a का, किस में, जब मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन में नहीं, सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ही ऐसा पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन में ही ऐसा पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, थोड़ा सा समझ लेते हैं बहुत कम मेहनत करते हुए। मान लीजिए कि a का ऑर्डर है अपने पास m बाई n, b का ऑर्डर है अपने पास मान लो कि n बाई p, तो साफ बात है कि ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा इसका m और इसका p, मतलब m बाई p। अब जरा एक बात सोच के देखो, a का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, इसका ट्रांसपोज n बाई m, b के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, p बाई n। अब थोड़ा और फोकस करो, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जैसे ही ट्रांसपोज करोगे इसका रो और कॉलम बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा p बाई m। अब जरा गौर से देखो, क्या a और b का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्या a का ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज का ऑर्डर पॉसिबल है, नहीं है। इसका ऑर्डर है n बाई m, इसका ऑर्डर है p बाई n, इसमें m है तो इसमें p है, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर b ट्रांसपोज को a ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, इसलिए कि b ट्रांसपोज का ऑर्डर है b p बाई n और a ट्रांसपोज का ऑर्डर है, यहां देखो, n बाई m। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें n है इसमें n है, हो जाएगा, और रिजल्ट जो आएगा उसका ऑर्डर होगा p बाई m, जो कि यहाँ है ऑलरेडी। तो ये तो केवल हुआ हल्का फुल्का समझाने के लिए, मैंने कोई इसका प्रूफ नहीं दिया, जस्ट मेमोरी में डालने के लिए कहा। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, इसका नाम हो गया रिवर्सल लॉ, रिवर्स ऑर्डर में हो गया, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब आगे भी बहुत बार आने वाला है ट्रांसपोजिशन, ठीक है, मतलब ट्रांसपोजिशन का रिवर्सल लॉ। इसी को अगर एक्सटेंड कर दें, जनरलाइज कर दें, तो ए बी सी डी अगर हो इसका ट्रांसपोज, तो हम लोग पहले डी का करेंगे, फिर उसमें इंटू करेंगे सी के ट्रांसपोज को, फिर उसमें इंटू करेंगे बी के ट्रांसपोज को, फिर उसमें इंटू करेंगे ए के ट्रांसपोज को, ठीक है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है सामने में, जिसको कि हम लोग फोकस करेंगे। जैसे ए रेज टू द पावर एन का ट्रांसपोज, ये होगा ए के ट्रांसपोज का पावर एन। कैसे होगा, तो इसी प्रॉपर्टी से, मल्टीप्लिकेशन वाले से। देखो भाई, ए को अगर मल्टीप्लाई करते चले जाओ आपस में, मान लो n टाइम्स, ठीक है, और फिर ट्रांसपोज करो, तो अभी हम लोगों ने रिवर्सल लॉ कहा है, इसका पहले ट्रांसपोज होगा, फिर इसके पहले वाले
ए का ट्रांसपोज होगा, फिर ऐसे ही करते हुए धीरे धीरे इसका ट्रांसपोज होगा। तो ये भी देख रहे हो कि n टाइम्स है, तो ए के ट्रांसपोज का पावर n होगा। तो या तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लें और तब रो कॉलम चेंज करें, ट्रांसपोज करें, या पहले ही रो कॉलम चेंज करके ऐसा करें तो इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को हमको स्पेशली दिमाग में रखना है। देखिए, इसके बाद इससे रिलेटेड बहुत काम की चीजें हैं। हम लोग कह रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ? सो ध्यान रहे बेटा, अगर मान लीजिए कि A12, पहली बात तो ये कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हो गया, इसको नहीं भूलना है, ये लाइन नहीं भूलना है। दूसरी बात ये कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे, A12 और A21 सेम होगा, A32 और A23 सेम होगा, मतलब I jth एलिमेंट और J ith एलिमेंट दोनों में सेम होगा। अगर ऐसा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझो ऐसे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो 3/3 का, बीच वाला इसमें एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मान लो 250। यहाँ एलिमेंट अगर 6 है तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। यहाँ लिखने वाले हम लोग कौन सा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो दोनों सेम होना चाहिए, तो ये 6 होगा। इसी तरह यहाँ अगर 7 है तो यहाँ 7 होगा, ये 1 3 है, ये 3 1 है। यहाँ अगर मान लो कि 4 है तो ये 2 3, तो यहाँ पर 3 2 लिख रहे हैं तो ये 4 होगा। मतलब ये एलिमेंट एक तरह से लग रहा है कि डायगोनल का ये दोनों इमेज है, मिरर इमेज है। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा तो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी एक खासियत है, एक खास बात है इसके साथ साथ। अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो कि अपने पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A B C, यहाँ B होगा, मान लो यहाँ D है, यहाँ E है, तो यहाँ पर C होगा, यहाँ E होगा, यहाँ पर मान लो F है। इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है इन सबों से। अगर ये मैट्रिक्स है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 1 2 और 2 1 सेम है, 1 1 1 1 सेम है। अरे A 1 1 है, उसका उल्टा भी तो 1 1 होगा। D 2 2 है तो A 2 2 का उल्टा 2 2 भी होगा, तो सेम होगा। तो डायगोनल में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो कि 1 3 और 3 1 सेम है, 2 3 और 3 2 सेम है, ऐसा ही है। अगर इसमें हम लोग A का ट्रांसपोज कर दें तो क्या होगा? ये वाला रो कॉलम में मैं लिख रहा हूं, सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम में लिख रहा हूं, थर्ड वाला रो जो है उसको थर्ड कॉलम के रूप में लिख रहा हूं। देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हो गया वही A। सिंपल लॉजिक है बेटा, जब हम बदलेंगे तो 1 2 2 1 के जगह जाएगा, और 2 1 1 2 अगर इक्वल है तो सेम मिलेगा। इसका मतलब जो भी सिमेट्रिक होगा उसमें उसका ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स होगा। ये नहीं भूलना है। इस पर अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे जो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, ठीक है? तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, कारण इनका I jth एलिमेंट और J ith एलिमेंट सेम होता है। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाम से नहीं कंफ्यूज होना है। स्क्यू सिमेट्रिक में होता है क्या कि 2 1 A21 A12 के इक्वल नहीं होता है, बल्कि उसके माइनस के इक्वल होता है। A31 A13 के इक्वल नहीं होता, उसके निगेटिव के इक्वल होता है। अगर ये 2 है तो ये -2 होगा, A21 अगर -3 है तो A12 +3 होगा। ऐसा, इसमें कुछ चीज को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग कह रहे हैं कि I jth एलिमेंट A J ith एलिमेंट के इक्वल, सॉरी माइनस ऑफ दिस के इक्वल है। अगर थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि I और J इक्वल है, मतलब रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल है। इससे बताओ रो नंबर कॉलम नंबर इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये डायगोनल एलिमेंट है। इसका मतलब निकला कि इट इज अ डायगोनल एलिमेंट, इट इज अ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अगर ऐसा है बेटा तो आप बताओ ये बदल करके क्या हो गया? A I पहला वाला, दूसरे को भी लिखेंगे -A I। अब अगर दोनों को एक तरफ कर लो तो 2AI इज इक्वल टू 0, मतलब AI इज इक्वल टू 0। तो ये बात हमारे पास नोट करने लायक है कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स diagonal elements are
0। देखो ये एग्जाम में सीधे सीधे प्रूव करने के लिए आता है, आप ऐसे ही लिखोगे। आप पहला स्टेप ये लिखोगे, फिर आप ऐसे ही प्रोसीड करके यहाँ तक आओगे, यहाँ कंक्लूड करोगे। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। दूसरे प्रॉपर्टीज को, दूसरे खास बात को अभी आगे देखते हैं। मान लो कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। 3x3 मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि 2x2 तो सिंपल एग्जांपल हो जाता है। तो ये डायगोनल एलिमेंट 0 है। यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 होगा, साइन अलग होगा। यहाँ 1 3 है तो यहाँ 3 1 होगा, तो साइन अलग होगा। यहाँ अगर मान लो कि 2 3 है, ये 3 2 है तो साइन अलग होगा। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जरा सा ध्यान दो, इसका अगर ट्रांसपोज करते हो तो क्या आता है। इस रो को हम लोग कॉलम के रूप में लिख दें 0 1 -2। इस रो को कॉलम के रूप में लिख दें -1 0 5। इस तीसरे वाले रो को भी अगर हम लोग लिख दें तो 2 -5 0। ओके, अगर मान लीजिए कि इसका मैं निगेटिव कर दूं, माइनस टाइम्स ले लूं, माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्या हम लोगों ने सीखा था बेटा कि के से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर सारे एलिमेंट को -1 से करेंगे तो 0 1 -2 -1 0 5, ये हो जाएगा 2 -5 0। अब आप ध्यान से देखो, ये वही मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। तो आपने क्या देखा कि माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, या आप कह सकते हो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं, और इसको ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आता है। देखिए सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करने के बाद वो आता था ए, ट्रांसपोज करने के बाद आता था ए, है ना। लेकिन इसमें आप जब ट्रांसपोज करते हो तो आता है माइनस ए, माइनस ए। ओके, तो ये ध्यान रखना है, और इस पर अभी हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में हमसे पूछा जाता है। मैं करके थोड़ा थोड़ा समझाता चलूंगा, बाकी का काम आपके ऊपर होगा। जैसे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम लोगों को दिखाना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, या ए इंटू ए का ट्रांसपोज, या ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये सब सिमेट्रिक है। कोई मुश्किल नहीं है, मैं ऐसा कम से कम अभी इस थ्योरी वाले पार्ट में कम से कम 10 बताऊंगा। आप सबको देखो, बहुत सिंपल है, आसानी से करो। देखो अगर मान लो कि मुझको ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा। तो हम इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे कि ट्रांसपोज करने के बाद ये जिसका ट्रांसपोज किया वही आता है कि नहीं। इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा रिकॉल करें। ट्रांसपोजिशन का हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी या माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो उल्टा करके हो जाता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने कहा था कि अगर मान लो के टाइम्स है, के टाइम्स ए का ट्रांसपोज है, तो वो हो जाता है के बाहर ए का ट्रांसपोज। या हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी से निकाला था कि अगर ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज है तो वो इक्वल होता है ए के ट्रांसपोज का पावर एन। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे। देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी, बी के बदले में है ये इसका ट्रांसपोज। क्लियर है भाई, ए का ट्रांसपोज प्लस ये हो गया पहले प्रॉपर्टी से ए। अब देखो दोनों सेम है ना, रीअरेंज करके लिख दें तो ये दोनों सेम है, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। और भी देखो, और भी देखो, भागो मत काम से, और भी देखो। मान लो कि अगर हम लोग इस दूसरे वाले को ले ए का ट्रांसपोज, तो चेक करें, चेक करने के लिए ट्रांसपोज करेंगे। ये रिवर्सल लॉ पर है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो पहले ए टी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। देखो ए और टी का, ये पहले वाले प्रॉपर्टी से ए हो गया, ए टी हो गया, तो हो गया सिमेट्रिक। कहाँ ये सब मुश्किल है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड मेनी अ टाइम these have been asked in the board exam as well as other exams, जैसे जेई वगैरह में भी ये आपको देखने को मिलेगा।
चलिए इसमें इसी शीट में एक और एक्सेप्शन है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें तो वो भी देखो ये अच्छा ए प्लस ए टी दिखा हुआ था, चलिए ठीक है। बाद में ए प्लस ए टी सिमेट्रिक है, ए इंटू ए टी सिमेट्रिक है, ए टी इंटू ए सिमेट्रिक है, ये सब सिमेट्रिक है। लेकिन बेटा जैसे ही हम लोग ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इस पर बेस करके हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। देखिए चेक करना है, बड़े आसानी से कर लीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो पहले ए का ट्रांसपोज फिर माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये ए हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस ए टी, ये वही आ गया जो यहाँ लिखा हुआ है। तो आपने क्या देखा कि अगर एक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस एक्स आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब अगर आपसे कोई कह दे कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4 1 5 6 2 1, आपसे कोई कहे कि आप एक अपने मन से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, तो ए में आप ए के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर कोई कहे कि सिमेट्रिक बनाइए तो ए में इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए इधर भी हम लोग देखें कि यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कि इसमें कहा जा रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो इफ ए इज सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के इक्वल होगा। यही हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलिए तब तक थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग। तो ये जो है ए टी इज इक्वल टू ए होगा। अब इसके बाद इन क्वेश्चंस को करते हैं। कहा जा रहा है कि ये भी सिमेट्रिक होगा। अरे कहाँ मुश्किल है भाई, इसको अगर चेक करना है तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसके ऊपर में ट्रांसपोज लगाओगे। आप देखो अगर ट्रांसपोज लगाए हो तो आप के साथ देखे थे ना कि के इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसी तरह से माइनस बाहर हो गया, -1, माइनस मतलब -1 और ए का ट्रांसपोज। और ए का ट्रांसपोज अभी यहाँ करो सिमेट्रिक होने के कारण ए है, तो ये माइनस ए आ गया। देखो वही आ गया जो यहाँ है। एक आध और करते हैं। मान लो कि मैं ये ए रेज टू द पावर एन को करता हूँ, ए रेज टू द पावर एन। तो इसको ट्रांसपोज करके चेक करें। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी पीछे प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ए के ट्रांसपोज का पावर एन या ए के पावर एन का ट्रांसपोज इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं ए के ट्रांसपोज का पावर एन, और ए का ट्रांसपोज मतलब ए, तो ए टू द पावर एन वही आ गया जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो गया सिमेट्रिक। एक और कर लेते हैं। मान लो कि ये बी ट्रांसपोज ए बी, ये कहा जा रहा है कि सिमेट्रिक है। कब? जब ए सिमेट्रिक है। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर में ट्रांसपोज लगाएंगे। रूल नंबर कौन सा होगा, तो हम लोगों ने जो पढ़ा था रिवर्सल लॉ कि ए और बी का ट्रांसपोज मतलब पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो वही रूल अगर हम लोग यहाँ यूज करें तो पहले बी का ट्रांसपोज, फिर उसके पहले वाला ए का ट्रांसपोज, फिर उससे पहले वाला बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखो बेटा ये तो ठीक है, ए का ट्रांसपोज तो हमको मालूम है कि ए होगा इसलिए कि सिमेट्रिक था, तो इसको ए लिख देंगे। और बी का ट्रांसपोज तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से वो बी हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख दें बी। तो देखो वही आ गया ना जो यहाँ है। तो दीज आर वेरी सिंपल एक्टिविटी, आप इसको करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसके आगे आप मुझसे कहोगे, मैं फिर से समझाने के लिए जो भी होगा सो मैं करूंगा। देखिए फिर इसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, आप इसको रटिएगा नहीं, बस आप ये जो मैं सिखा रहा हूं ये करना आप सीख जाइए। ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। अब इसके हेल्प से बाकी का काम करेंगे। मैं पहले इसको कर रहा हूं, ए रेज टू द पावर 2n। ये कहा जा रहा है ना कि सिमेट्रिक है, तो कैसे चेक करेंगे, इसके ऊपर पहले ट्रांसपोज कर देंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए टी एन
या ए एन के ऊपर में ट्रांसपोज सब इक्वल होता है, तो उसी को अगर हम लोग यूज करें तो ए के ट्रांसपोज पर पावर 2n। अब ए का ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए है, तो माइनस ए के ऊपर में पावर 2n। 2n क्या है, इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसा कुछ भी करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए रेज टू द पावर 2n। देखो वही आया जो यहाँ पर है, तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है। लेकिन बेटा अगर मान लो कि इस पर पावर ऑड होता, 2n प्लस 1 होता, तो जब हम ट्रांसपोज करके ऐसे लिखते ए के ट्रांसपोज का पावर 2n प्लस 1, तो यहां लिखते माइनस ए और यहां लिखते 2n प्लस 1। तो देखो ऑड पावर रहने पर आंसर तो निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1। अगर इवन था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया था, ऑड है तो माइनस हो गया, तो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, ये वाला डी वाला। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, अदरवाइज आपके ऊपर मैं छोड़ देता। ये इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करके चेक करना चाहेंगे तो क्या होगा, रिवर्सल लॉ, पहले बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बीटी का ट्रांसपोज। तो देखो बीटी का ट्रांसपोज तो यही हो गया, एटी का ट्रांसपोज माइनस ए हो गया यहां से, और बीटी का ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम हो गया। हम लोगों ने सीखा था ना कि के इंटू ए बी, तो इसको मल्टीप्लाई कहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ -1 से मल्टीप्लीकेशन है तो कहीं भी कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी टी ए बी। देखो ये वही है जो इसके अंदर है विथ निगेटिव साइन, तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप इन एक्टिविटीज को सेल्फ से करोगे। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो इसमें भी वही चीज है, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं, ए भी सिमेट्रिक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। आपको मैं रटा नहीं रहा हूं, इन चीजों को करना सिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। अब कोई एक ले लेते हैं, मान लो ए बी प्लस बी है, तो ए बी प्लस बी है, इसको चेक करना है कि है क्या। मान लो यहाँ तो कह रहा है कि सिमेट्रिक है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, आप सीधे सीधे इसको ट्रांसपोज कीजिए। देखो अभी रिवर्सल लॉ नहीं लगेगा, बीच में एडिशन का साइन है, समझो ऐसा एक्स प्लस वाई का ट्रांसपोज, तो पहले करेंगे एक्स का ट्रांसपोज फिर वाई का ट्रांसपोज। वही चीज है, एक्स के बदले में ए बी है, तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। फिर क्या करेंगे, रिवर्सल लॉ, अब तो मल्टीप्लीकेशन है तो बी पहले फिर ए का ट्रांसपोज, फिर इसमें हो जाएगा ए पहले फिर बी का ट्रांसपोज। अब देखो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, तो ये हो गया बी ए, ये हो गया ए बी। अब थोड़ा इसको अरेंज करके लिख दें तो ए बी प्लस बी ए, ये वही आ गया जो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन बेटा अगर मान लो कि तुमसे कहता कि माइनस साइन है बीच में, यहाँ जो बी में है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन होता, ये वाला साइन जो होता, ये वाला साइन माइनस होता, ये माइनस होता, ये माइनस होता, तो रीअरेंज नहीं कर पाते, तब हमको माइनस कॉमन लेना पड़ता, तो स्क्यू सिमेट्रिक होता। सो आई होप आप इन चीजों को समझ रहे हो और आप इनको सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं अगले क्लास में उस पर फिर से डिस्कस कर दूंगा। देखो इसी तरह से अगर कहा जा रहा है कि ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, आप इससे सीखो, रटना मत। तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल होगा। कोई एक प्रूव कर लेते हैं, मान लो ए बी प्लस बी ए ले लेते हैं, या माइनस वाला ही ले लेते हैं, चलो। तो ए बी माइनस बी ए, इसको चेक करना है। चेक करना है तो हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये एक्स और वाई वाला फॉर्मेट में है, ऐसा है इसका ट्रांसपोज, तो पहले एक्स का ट्रांसपोज फिर वाई का ट्रांसपोज, तो यहां लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन है तो रिवर्सल लॉ, तो पहले बी का, ए का नहीं, पहले बी का फिर ए का ट्रांसपोज, इसमें पहले ए का तब फिर बी का। अब ये देखो बी का ट्रांसपोज हो गया माइनस बी, ए का ट्रांसपोज हो गया माइनस ए, यहाँ ए का ट्रांसपोज माइनस ए, बी का ट्रांसपोज माइनस बी। अब मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया बी ए, ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस, तो ए बी। अब आप देख रहे हो कि दोनों में अलग आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेम आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। आप क्या देख रहे हो, यहाँ जो लिखा हुआ है उसका निगेटिव साइन के साथ है, तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप इन सारे चीजों की प्रैक्टिस पहले बना लोगे तभी आगे चलोगे।
देखो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोगों से बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप इसकी चिंता नहीं करो। ये कभी भी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो डायगोनल्स का सम होता है। मतलब डायगोनल एलिमेंट हम लोग जानते हैं 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है। अगर ऐसे ही n रोज n कॉलम्स हैं तो a n n होगा। इन सबों के सम को हम लोग कहते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मान लो ए है तो ट्रेस ऑफ ए, सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं टी आर या कैपिटल टी ए, तो इसका मतलब होता है सिग्मा ए आई आई, मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम। देखो छोटा मोटा इसका जो प्रॉपर्टी है उसको समझ करके हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। कोई मुश्किल काम है नहीं, ये डायगोनल एलिमेंट जो भी निकालना होगा, कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ट्रेस वर्ड यूज नहीं करेगा, कहेगा क्या कि डायगोनल, आप पहले ये मैट्रिक्स निकाल लो और डायगोनल एलिमेंट का सम बताओ, तो मतलब वही हो जाएगा। देखो इसके प्रॉपर्टीज को मैंने एक जगह लिखा है, कोई ऐसा है नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने में। जैसे कहा जा रहा है ना कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, मान लो कि 2 3 1 4 5 6, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल मिलेगा 2 1 3, है ना। जहां डायगोनल वर्ड आ गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मान लीजिए इसमें कहा जा रहा है ना कि इसको आप 2 टाइम्स कर दो, तो 2 टाइम्स करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, इसी तरह से 2 इंटू 0, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, ऐसा निकलेगा। अब कहा जा रहा है ना कि इसका आप डायगोनल एलिमेंट का सम निकालो, तो डायगोनल एलिमेंट कौन होगा। आप क्या देख रहे हो बेटा, ये 2 टाइम्स अगर देखो तो 2 टाइम्स 2 है, प्लस 2 टाइम्स 5 है, प्लस 2 टाइम्स 3 है। अगर आप 2 कॉमन ले लो तो 2 5 3, जो कि पहले वाला जो मैट्रिक्स था उसके डायगोनल एलिमेंट का सम है। तो ये तो सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए। इसी तरह से अगर ट्रेस अगर हम लोग निकालें सम करके, तो आप सम करोगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम हो जाएगा। फिर उनका सम करोगे तो पहले से सम कर लेते, पहले से डायगोनल एलिमेंट का टोटल निकाल लेते दोनों का, और उसके बाद सम करते तो वही आता। वही मतलब हुआ यहाँ पर फिर उसी तरह से है कि अगर हम प्रोडक्ट निकालें ए बी और बी ए, देखो जब आप प्रोडक्ट निकालते हो ना तो डायगोनल एलिमेंट दोनों में जो है ए बी और बी ए दोनों का डायगोनल एलिमेंट सेम आता है, तो इसका मतलब है कि उसका जो सम है वो सेम आएगा। इसी तरह से अगर कोई ट्रेस कहे ए और ए के ट्रांसपोज का, देखो भाई आप अगर ट्रांसपोज करते हो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे यहीं जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, अगर ए का ट्रांसपोज करोगे तो 2 3 1 लिखोगे, 4 5 0 लिखोगे, 2 1 3 लिखोगे। आप क्या देखते हो, ये नहीं बदलता है। आप जब ट्रेस करते हो तो 1 2 2 1 की जगह चला जाएगा, 1 3 3 1 की जगह चला जाएगा, लेकिन 1 1 तो 1 1 की जगह पर रहेगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट नहीं बदलते हैं, इसका मतलब पहले भी सम वही होगा जो ट्रांसपोज करके होगा। लेकिन इसमें एक बात एकदम ध्यान रखना है, जैसे ट्रांसपोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1 0 0 0 1 0, ऐसा ही करके होता है ना। ठीक है, अगर इस तरह का अगर हम लोग देखें तो क्या देखते हो, इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, तो इसका मतलब अगर n ऑर्डर का होगा, n ऑर्डर का होगा तो 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो n होगा। सिमिलरली ट्रांसपोज ऑफ जीरो मैट्रिक्स, तो सारे एलिमेंट 0 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट भी 0 होगा। इसका मतलब जो है सिंपल सी बात है कि अगर हम उसका सम करेंगे तो 0 ही आएगा। इसमें सबसे नोटिसेबल बात ये है, अगर कोई कह दे कि ए बी का ट्रांसपोज, और हम देखो ये इक्वल होगा बी ए के ट्रांसपोज के, इसके सॉरी ट्रांसपोज मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ट्रेस के मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के सम इक्वल होगा। लेकिन अगर तुम कहोगे कि ए बी का प्रोडक्ट और हम पहले निकाल लें इसमें से ए का ट्रांसपोज, ये ए के डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है, और फिर निकाल लें हम लोग बी के डायगोनल एलिमेंट का सम मतलब ट्रेस, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नहीं होगा। ये होगा कि उनके प्रोडक्ट का डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं इसलिए इक्वल होगा, लेकिन ये नहीं होगा। इज दिस क्लियर बेटा? होपफुली सेशन थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इससे छोटा नहीं बन सकता था।
सो होपफुली आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। मैं अगले सेशन में अगली बार उसमें कुछ करूँगा, कुछ समझाऊँगा। ओके, हैव अ नाइस डे।